स्वयंवर के सफर में रतन की 16 दुल्हों में से अपने हम सफर को ढूंढने की खोज जारी है। आपको महलों का सुख देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन पति धर्म निभाते हुए आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाने की क्षमता रखता हूँ। इनमें से कुछ दूल्हों का असली चेहरा वो पहचान पाई हैं। अब इसका और शक्ल देखना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। लेकिन कुछ को जानना अभी भी बाकी है। लड़के भी रतन को जीतने की होड़ में एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जो गड़ी की नुक्कड़ वाला जो माहौल है ना, वो यहाँ पर इस जगह को सूट नहीं करता। दिस इज नॉट अ चीप प्लेस। थोड़ा बचपने वाला लड़का है, उसको अपने लफ्जों पे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे रतन लड़कों को और भी बेहतर तरीके से जान पा रही हैं। और आज के एपिसोड में रतन की इस खोज में मदद करने आ रहे हैं राम कपूर, जिन्हें वो अपना भाई मानती हैं। कैसे हो आप लोग सर? वेरी गुड। मैंने तो सुना आप चुपचाप बैठते नहीं है, बाकी सबकी खींचते लेते हैं। राम कपूर के सामने सभी दूल्हों के चेहरे से नकाब उतरेगा और उनका असली रंग सामने आएगा। इनकी बातों में, इनके स्टेटमेंट में सिर्फ मैं रहता था। आप जो हो वो अपने आप को प्रूफ करो ना यार। आप माइंड गेम क्यों खेल रहे हो यहाँ पर? तुम सब जहां पर सोचना बंद करते हो, उसे बहुत आगे से मैं सोचना शुरू करता हूँ। यहाँ पर वही अगर ये रहे तो सच कह रहा हूँ, एक ना एक दिन कुछ कलेश हो जाएगा। रतन ने दूल्हों की दीवानगी तो देख ली, लेकिन अब उनके षड्यंत्र और उनकी असली नीयत सामने आएगी। थैंक गॉड ऊपर वाले ने सही समय पर मुझे मेरी आंखें खोली। अब ये हंसी आप वहां हंसिए और आप अभी यहाँ से निकल जाइए। जिसकी वजह से कोई 3 दुल्हे आएंगे खतरे के दायरे में। एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आपके बारे में मैं ऐसा सुनूंगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस ढंग से डबल फेस लेकर आप चल रहे हो। तो आइए देखते हैं कि राम कपूर रतन की कितनी मदद कर पाते हैं दूल्हों के चेहरे से नकाब उतारने में। हेलो, आई एम राम कपूर। मैं जानती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं आप मेरे भाई हो। अच्छा हाँ, बट मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यार। वैसे मैं एक्टर हूँ, लेकिन शादियों का बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। नहीं मतलब मेरी शादी एक बार ही हुई है, लेकिन शादी करवाने का एक्सपीरियंस है। आप लोग सब जानते हैं ना जी? हाँ बिल्कुल। आज मैं यहाँ पर आप सब लोगों के लिए नहीं, इनके लिए आया हूँ। ओके, अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सवाल यह है कि आप सब में से सबसे अच्छा रतन के लिए कौन है? अब सवालों से याद आया कि आप लोग हमेशा सवालों का जवाब देते हैं। जो भी आपसे सवाल पूछता है, मेहमान पूछते हैं, रतन पूछती है, आप जवाब देते हैं, राइट? तो आज मैंने सोचा है आप सब लोग सवाल पूछें। किससे पूछेंगे? रतन से। नहीं। और बोलो, किससे पूछेंगे? आपसे नहीं। एक दूसरे से। जी हाँ, थर्ड टाइम लकी। जब राम कपूर जी ने ये बोला कि आपस में सब लोग बात करेंगे, तो मुझे यही महसूस हुआ कि चलो आज अंदर की जितनी भी बातें हैं सबकी खुल के बाहर आएंगी। सबसे पहले अभिमन्यु। चलो अनुपम, क्या आप वाकई पोलैंड से, मतलब कभी गए भी हो विदेश? लगते नहीं है पोलैंड से, मतलब हमेशा जो है वो कुछ उछल कूद अपने बहुत अजीब से जोक मारते हैं। कभी बोलते हैं मेरा नाम अनुपम है, हा 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 हा, अपने आप ही हंसने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। ये सिर्फ 2.5 साल से ही पोलैंड में है। ऐसा क्या बदलाव आ गया 2.5 साल में कि आप हर बात पे पोलिश बोलने लगते हैं? आपको यहाँ की हवा, मिट्टी, धूल से प्रॉब्लम है क्या? 2.5 साल में कोई अपनी भाषा भूल सकता है? मैं नहीं मानता इस बात। वन मैन आर्मी जैसा हो गया हूँ। सभी मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो जब नेगेटिव बात आई तो मुझे पूरा यकीन था कि आज मेरे ऊपर सब पीछे पड़ेंगे।
अनुपम की हिंदी या इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कई बार अनुपम हिंदी बोलते हुए एकदम से इंग्लिश एक्सेंट शुरू कर देता है बोलना, कि जो सबको लगता है कि ही इज शोइंग ऑफ, और बीच बीच में किसी को पॉलिश नहीं आती है मगर वो 5-10 मिनट पॉलिश में बात करता रहता है उस जने से। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं वहाँ के कल्चर या वहाँ की लैंग्वेज। उसके बावजूद ये हिंदुस्तान यहाँ पे क्या करने आए हैं, इस शादी को क्यों ये समझते हैं कि मुकम्मल शादी होगी इनके लिए। मैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ, और एक बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं। अगर मैं अब्रॉड में शादी कर लूँगा तो मेरे माँ बाप से कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं हर वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़े हर वक्त। मैं रतन से पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई पोलैंड से है या तुम्हें भी शक है? वो काम वहाँ करते हैं ये मुझे बिल्कुल लगता है, लेकिन अपना लैंग्वेज कोई भूल नहीं सकता। मैं बिहार में हूँ, बिहारी हूँ मैं, और मुझे 3 साल नहीं 6 साल हो गए हैं घर छोड़े हुए। मैं ये नहीं कह सकती कि बिहारी नहीं आता हमको, ये नहीं हो सकता, आती है, कभी मैं भूल नहीं सकती। मैं यहाँ पे दूसरों को समझवाने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जिस इंसान से मिलने आया हूँ उसको समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, जैसा मैं हूँ। अगर उनको अटैचमेंट होता है, उनको मैं समझ में आता हूँ तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अगर जिस दिन नहीं समझ में आता है उस दिन मैं जाना पसंद करूँगा। अनुपम में एक जिद है, एक लड़कपन है उनके अंदर। अभी भी एक छोटा सा बच्चा है जो कि वो फैल से जाते हैं कि ये नहीं वो नहीं। मुझे लगता है सिर्फ 2 इंसान से ज़िंदगी नहीं चलती। आप सिर्फ मुझे समझा रहे हैं और मेरी फैमिली अगर नहीं समझ पाई फिर क्या होगा? मैं प्रूफ नहीं करने आया हूँ मैं कितना योग्य हूँ, मैं कितनी क्या काबिलियत रखता हूँ, मैं ये बताने नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मुझे अपनी काबिलियत सबको साबित करनी है। मैं क्या करता हूँ मुझे पता है क्या करता हूँ। जो भी मेरे बारे में आज बोला गया उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि रतन जी थोड़ी कंफ्यूज हो गई होंगी, पक्की बात है, क्योंकि 9 लोग एक बंदे के पीछे दबा के बोल रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कोई भी डाइवर्ट हो सकता है। जहां लड़कों के षड्यंत्र ने अनुपम को मजा चखाया, वहीं टी सुरेश भी इसकी चपेट में आने से बच ना सके। सुरेश जी, नेगेटिव पॉइंट है या कोई गलत बात है उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मुझे लगता है। सुरेश जी के बारे में मैंने इनको रीड किया बहुत ध्यान से, तो ये जैसे दिखते हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं है। एक ये बात को बहुत ज्यादा घुमाते हैं, और अगर वो बात सही हो जाए तो वो बहुत सही है, और अगर सही नहीं हुए तो इनकी हिंदी में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उम्र में हम सबसे बड़े हैं और सबसे चालाक भी वही हैं यहाँ पर। तो हम सब अगर यहाँ पर दिल की बात कर रहे हैं वो तो अपने दिमाग से खेल रहे हैं यहाँ पर। 4-5 लोग लगभग मेरे खिलाफ थे। उनको लगता है ठीक है इसको अभी से नेगेटिव रख दो, सो दैट ये निकल जाए तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, वही उनका स्टैंड है। ये ही इज अमंग द मोस्ट वेल रेड गाइज ओवर हियर। इनको किसी भी चीज़ की नॉलेज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही होगी। बट दूसरी बात मैं देखता हूँ, जब ये इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं, लाइफ को इतने अच्छे से समझते हैं, तो जब इनका मजाक उड़ रहा होता है तो क्या इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इस समय मेरा मजाक उड़ रहा है? मेरे को कोई ऐसी चीज़ जिस पे कि मेरी हंसी उड़े कोई नहीं करवा सकता, मैं कभी नहीं करूँगा। आज से कोई मेरे को कुछ भी नेगेटिव या गलत बोलेगा, उसका क्या असर होने वाला है अगले दिन में वो खुद ही देख लेंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इनकी बातों में, इनके स्टेटमेंट में सिर्फ मैं रहता था, इनका थॉट प्रोसेस रहता था। रतन कहाँ थी ये बताइए, जिससे शादी करने के लिए आए? उन्होंने जो सुरेश जी के लिए कहा कि उनके हर बात में मैं होता है, ये मैं डे 1 से नोट करके बैठी हूँ। शायद ये किसी और को नहीं पता, किसी ने गौर ना किया हो, लेकिन राहुल ने वो बात गौर की थी। मुझे बड़ा ही अचरज हुआ।
याद दिलाना चाहूँगा इनको एक छोटी सी बात कि सुरेश जी ने ये भी बात कही थी कि एक दिन सारी दुनिया मेरे मुझे पीछे याद आएगी है प्रदीप। और एक दिन रतन भी मेरे पीछे आएगी। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मुझे सब कुछ याद है। मेरा ये सोच है कि रतन जी एक बार मिलेंगे तो मेरे पीछे वो आएंगे, मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा। ये जो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब, ये आप थोड़ा गलत चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। पहले दिन आकर आपने ये जरूर कहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन आप इस बेसिस पे प्लीज आप जज मत कीजिएगा। सो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि ये नेगेटिविटी से क्यों शुरुआत की है इन्होंने। आपने ये भी कहा था सुरेश जी कि आप मुझे एक हफ्ते में जान जाएंगी। हाँ, आपने बोला था कि एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ रहूंगा तो। लेकिन एक हफ्ते में जानने के तुरंत बाद मुझे इनका स्टेटमेंट ये मिला कि मैं कुछ दिन के बाद यहाँ पहुँच जाऊंगा जहाँ रतन भी मेरे पीछे भागेगी, दुनिया मेरे पीछे भागेगी। वो थोड़ा मुझे अजीब लगा था क्योंकि शादी साथ चलने की बात होती है, भागने की नहीं। नहीं सुरेश, थैंक यू सर। टी सुरेश जी अपने आप को बहुत समझदार साबित कर चुके हैं कई महीनों में। उन्होंने हर तरीके से अपने आप को सिक्योर कर रखा है कि कहीं से रतन उन्हें निकाल ना सके और वो इस स्वयंवर में एक एक करके आगे सीढ़ियां चढ़ते जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि आज रतन के सामने काफ़ी कुछ खुल चुका है और उन्हें संभल के रहना पड़ेगा। मैं फर्स्ट डे से जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे पता लगा था कि गौरव जी ने गिफ्ट दिया हुआ है 1 लाख की घड़ी। तो मैं उसमें इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो गिफ्ट देते वक्त कुछ आइडिया था कि कुछ ज़्यादा मतलब उनके फेवरेबल रहे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है, इतना कॉस्टली गिफ्ट दे रहे हो आप। मैं आपको कुछ अर्थ और गिफ्ट करना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए की घड़ी इतना खुल के बोल रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? 1 लाख के दम पे मैं लड़की तो ब्याहूंगी नहीं आपके यहाँ। नहीं, फेवर में मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन शादी ब्याह का जो मामला होता है उसके अंदर देखिए हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता है। मैंने प्राइस देके ये नहीं कहा था कि रतन जी ये इतनी कीमत का है, ये आप पकड़ लीजिए। मैंने ये कहा था कि मैं आपको समय दे रहा हूँ क्योंकि मैं समय को वैल्यू करता हूँ। टाइम लेकिन ये है कि 1 लाख का टाइम, क्योंकि नॉर्मल अगर आप 10,000 की घड़ी भी दे देते हैं मेरे ख्याल से, वो भी तो टाइम वही दिखाती है। जैसे मैंने कहा कि देखिए हर कोई ख्वाब रखता है मर्सिडीज का, पर जिसकी जो हैसियत होती है वो 800 भी खरीदने वाले। अब आपके बैंक बैलेंस क्या है, या आपकी स्पेंडिंग पावर क्या है, या आपकी ख्वाहिश क्या है? तो अब कहने का मतलब है कि हम सबकी इतने बैंक बैलेंस नहीं है कि आप मैंने ये कहा ही नहीं कि आप नहीं खर्च सकते। नहीं, आप सबको करना, मैंने जिसका जितना बोले तो क्या है, मतलब 10 बंदे बैठे हैं। चुप गए कि मैंने तो आपका नाम थोड़ी ना लिया, मैंने कोई जेनेटिक स्टेटमेंट थोड़ी ना दिए। जो आप ही यहाँ पर है, जो बॉन्ड है, हम 9 के 9 मतलब कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने जेनेटिक स्टेटमेंट ही नहीं दी कि आप नहीं खर्च सकते या ये नहीं कर सकते। अब आपके पास चाहे मैं कहता हूँ 10 लाख भी पड़े हैं, लेकिन आपकी स्पेंडिंग का मन नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास अगर 1 लाख भी पड़ा है, 1,10,000 भी पड़ा है, मैं लाख रुपए खर्चने की हिम्मत रखता हूँ, जिगरा रखता हूँ, मैंने खर्च दिया। मैंने तो कहा है ना कि मेरे बारे में पॉइंट हो रहा है ना, मैं तो आपको यही नहीं कह रहा कि अभिमन्यु आप नहीं खर्च सकते। आप अभिमन्यु नहीं कह रहे हैं, पर आप सबसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो खर्चना चाहता है वो खर्चता। आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, 1 लाख की घड़ी आप दे रहे हो, तो साफ लगता है कि या तो आप घूस दे रहे हो या फिर उस बंदी को कुछ इम्प्रेस करने की ही कोशिश कर रहे हो। आप दिल से वो गिफ्ट नहीं लाए हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, और पैसा क्यों ना पहले इम्पोर्टेंट दिया जाए। घड़ी आपने दी, हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं, रतन जी अंतर्यामी है, तो 1 लाख बोलने वाली बात ही नहीं थी। तो बिना अगर 1 लाख बोले अगर वो घड़ी दे दी जाती तो वो इस जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो नहीं होता मेरे हिसाब से। 1 लाख की घड़ी का इशू, मेरी भावना थी उसके अंदर, इन सब लोगों ने तुलना करी और वो आज जेलस है उस 1 लाख की घड़ी में। हाँ, वो अगर 1 लाख की घड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से गिन रहे हैं तो मैं 1 लाख की घड़ी दी है मैंने, और मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ कि मैं रतन के लिए 1 लाख या 10 लाख की भी होती तो मैं खरीद के देता हूँ। मुझे लगता है कि वो 2 फेसेड पर्सनैलिटी है।
मेरे साथ पर्सनली हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ली मेरिडियन में क्या हुआ था, उन्होंने कुछ पीछे से मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था। क्या? ये मैं बता नहीं सकता। क्यों? सम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने इनको गाली मुंह पर नहीं दी थी। अगर ये इनके मुंह पर देते कि तू ऐसा है जैसा भी है, तो एक बार को अंडरस्टूड कि हाँ बंदे के मुंह पर गाली बकी है यार। पीठ पीछे किसी और के साथ सामने आप टिप्पणी कर रहे हो, क्या मतलब आप एक बिचिंग कर रहे हो यार। मुझे गौरव जग्गी सच में बेक आंख नहीं सुहाता ये इंसान। मुझे लगता है कि हम चाहे जितने बुरे हों, लेकिन ये हम सब में सबसे बुरा इंसान है। आप जो हो वो अपने आप को प्रूफ करो ना यार। आप माइंड गेम क्यों खेल रहे हो यहाँ पर? जो आप अंदर से हो, चाहे आप जल्लाद हो, चाहे आप जंगली हो, लेकिन वो दिखाओ कि मैं ऐसा हूँ यार, मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, मैं रिजेक्ट करो, सिंपल। ये वो नहीं दिखाते हैं। जब रतन के सामने होते हैं तो सबसे प्यार से बात करते हैं, हमसे भी इससे। जब वैसे अकेले होते हैं तो कई बार एटीट्यूड में क्या है यार ये। हम सब भी कंटेस्टेंट है, हमें भी रतन ने सेलेक्ट किया यार। कोई हम ऐसे थोड़ा कि रोड छाप आ गए यहाँ पर ऐसे। मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल अच्छे इंसान है ये। सच में बहुत ही माइंड गेम और बहुत ही पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं जो ये यहाँ पर। वही अगर ये रहे तो सच कह रहा हूँ एक ना एक दिन कुछ कलेश हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ अभिमन्यु कि आपको क्या लगता है ये मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तुम बताओ, क्या इनमें से कोई एक है जिसके साथ तुम इस वक्त अकेले में वक्त बिताना चाहोगी, सवाल जवाब करना चाहोगी और फिर डिसाइड करना चाहोगी कि शायद उसे आज यहां से जाना चाहिए या फिर नहीं, उसे एक और मौका मिलना चाहिए? कौन? शादी मेरे लाइफ में एक ऐसा डिसीजन है जहां मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहती। बिल्कुल, हम कोई भी नहीं चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं से वो लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही हूँ, बिकॉज कभी ना कभी अपने ऊपर डाउट होता है मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ अभिमन्यु कि आपको क्या लगता है ये मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? रतन जी ये तो यही जाने क्यों करना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ तो फील हुआ होगा। आपका यहाँ आना, इनसे शादी करने की कोशिश, आपकी वजह क्या है? मैंने रतन को ये चीज़ पहले भी बताई थी कि रतन इस स्वयंवर में है, अच्छी बात है, मैं रतन को जानने आया हूँ। लेकिन रतन की जगह और कोई भी होता और किसी का भी स्वयंवर होता तो मुझे इस साल शादी करनी है